हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीश कुमार। आज मेरी पहली क्लास है ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस आता है और सेंटेंस में आपको पता है नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन। तो कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा नाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा एडवर्ब है। तो इन सभी चीजों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और लेकिन वो कहते हैं ना कि दौड़ना हमें तब समझ आएगा जब हमें चलना आता हो। दौड़ना हमें तब समझ आएगा जब हमें चलना आता हो। तो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि कोई भी टॉपिक आपको समझ में तब आएगा जब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड उसका जो फंडामेंटल्स होता है, उसका जो बेसिक होता है वो आपको आता हो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तक कैसे पहुंचेंगे, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच तक आने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो खूबसूरती है ना वो क्या है, वो है सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। यानी लैंग्वेज आप तभी सीख पाओगे जब आप किसी चीज को सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हो। सिस्टमैटिक वे में एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर सीक्वेंस नहीं है तो बात बनेगी नहीं, तो आप कभी भी लैंग्वेज सीख नहीं पाओगे। तो लैंग्वेज अगर सीखना है तो आपको सीक्वेंस को मेंटेन करके चलना होगा। आपको सीक्वेंस को क्या करना होगा? मेंटेन करना होगा, तभी जाकर आप लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हो। तो ये है लैंग्वेज की खूबसूरती। तो चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और जो बेसिक हमें जानना है ना उस बेसिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और मुझे उम्मीद है जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आप कभी भी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पहचानने में गलती नहीं करोगे। तो बस आपका ध्यान यहां होना चाहिए, प्रॉपर क्लास में होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो पहले प्लीज आप लाइक तो बाद में करना, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियोस आएगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है ना, उस बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा। तो प्लीज पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? भाषा। लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो लैंग्वेज को हिंदी में आप क्या कहते हो? भाषा। और मैं आपको बता दूं, कोई भी जो भाषा होता है ना, कोई भी जो लैंग्वेज होता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो लैंग्वेज को सीखने के 4 स्किल्स होते हैं। जो स्किल्स हमें मेंटेन करना होगा, जिस स्किल्स को हमें विकसित करना होगा, डेवलप करना होगा। तो अगर मैं बात करूं लैंग्वेज के सीखने के 4 स्किल्स के बारे में, तो पहला जो स्किल्स आता है वो आता है लिसनिंग। अगर हम बात करें लैंग्वेज के स्किल्स की बात करें, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? कौशल। तो भाषा, कोई भी भाषा हो ना, उसके सीखने के 4 कौशल होते हैं। तो पहला जो हमारा कौशल है वो है लिसनिंग। दूसरा जो हमारा कौशल है वो क्या होगा? वो हमारा होगा स्पीकिंग। तीसरा हमारा कौशल जो है वो है रीडिंग। और चौथा जो कौशल है वो हमारा है राइटिंग। यही भाषा के 4 कौशल होते हैं। लैंग्वेज के 4 स्किल्स यही होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा?
सुनना होगा। क्लास में टीचर जो भी पढ़ाते हैं उनकी बातों को ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहले आपको अपने अंदर क्या डेवलप करना होगा, आपको अपने अंदर लिसनिंग स्किल को डेवलप करना होगा। जब तक आप प्रॉपर्ली किसी व्यक्ति की बातों को नहीं सुनोगे तो कभी भी आप बोल नहीं पाओगे। तो लिसनिंग सबसे पहले आपको अपने आप में डेवलप करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पीकिंग उसके बाद स्पीकिंग स्किल को आपको अपने अंदर डेवलप करना है। उसके बाद फिर रीडिंग और अंतिम में क्या आ जाएगा, राइटिंग। तो सबसे पहला जो स्किल हमें डेवलप करना होता है वो होता है लिसनिंग, सुनने का कौशल। यानी सबसे पहले आपको बातों को सुनना चाहिए। जब बात को आप सुनोगे तो फिर बोल पाओगे, और जब बोल पाओगे तो फिर पढ़ पाओगे, रीड कर पाओगे, और रीड करने के बाद सबसे अंतिम में जो आता है वो आता है हमारा राइटिंग स्किल्स। ये 4 स्किल्स जो होते हैं वो लैंग्वेज सीखने का आधार होता है। तो सबसे पहले ये 4 स्किल्स आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा कि लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं, लैंग्वेज के 4 कौशल होते हैं। यानी कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो आपको ये 4 जो मैंने स्किल्स लिखा है ना, इसके थ्रू आपको गुजरना होगा। सबसे पहले अपने अंदर लिसनिंग को डेवलप करना होगा, उसके बाद आपको अपने अंदर स्पीकिंग को डेवलप करना होगा, उसके बाद आपको अपने अंदर रीडिंग को डेवलप करना होगा, और सबसे अंत में आपको राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना होगा। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो, भाषा। मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, जरा मुझे आप बताइएगा कि मैंने क्या लिखा है। जैसे मैंने क्या लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैंने क्या लिखा, तो आप लोग बोलोगे सर आपने लिखा है डी। आपने क्या लिखा है, डी। ओके, अगर मैं बोलूं आप इसे पढ़ो, आप इसे पढ़ो, तो क्या आप पढ़ पाओगे? बोलोगे सर ये आपने क्या लिख दिया। ये तो समझ में आती है कि मुझे आती है कि आपने डी लिखा है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है या किसी भी लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए हमें सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सिंबल्स की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है ना, बिना सिंबल्स का तो बना ही नहीं है। कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सिंबल्स की जरूरत होती है, और आप ध्यान देंगे इन सिंबल्स की जरूरत को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक स्क्रिप्ट तैयार किया जिसको हिंदी में आप कहते हो लिपि। हर भाषा की अपनी एक क्या होती है, लिपि होती है। हर भाषा की अपनी एक क्या होती है, लिपि होती है। और इंग्लिश लैंग्वेज का स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो इसकी स्क्रिप्ट क्या होती है, आप सभी को पता होगा, रोमन स्क्रिप्ट होता है। क्या होता है, रोमन स्क्रिप्ट। मैंने क्या कहा कि लैंग्वेज सीखने के लिए सिंबल्स की जरूरत होती है, सिंबल्स, और उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए हमने क्या तैयार किया, हमने स्क्रिप्ट तैयार किया। क्या तैयार किया, स्क्रिप्ट तैयार किया, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, लिपि। अगर स्क्रिप्ट को डिफाइन किया जाए तो कैसे करेंगे? स्क्रिप्ट क्या होता है, राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को लिखने का जो स्टाइल होता है, वो कहलाता है उस लैंग्वेज का स्क्रिप्ट। क्या कहलाता है, उस लैंग्वेज का स्क्रिप्ट। तो लैंग्वेज जिसको आप हिंदी में भाषा कहते हो, और भाषा को समझने के लिए हमें सिंबल्स की आवश्यकता होती है, और उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए हमने लैंग्वेज में क्या तैयार किया, स्क्रिप्ट तैयार किया, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, लिपि। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट होता है वो क्या होता है, रोमन स्क्रिप्ट होता है। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज को लिखने का जो स्टाइल होता है, द वे यू राइट अ लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। तो किसी भी लैंग्वेज को लिखने का जो स्टाइल है वो कहलाता है हमारा स्क्रिप्ट। अगर आप बात करें स्क्रिप्ट से आगे, तो स्क्रिप्ट से आगे पहले आप अपनी बातों को नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हाँ, कोई डाउट्स अगर आता हो तो आप प्लीज मुझे बताएं, कमेंट्स करें, और अपना फीडबैक भी देते रहें कि हाँ सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, सर मुझे आप फिर से समझाइए। तो अगले वीडियोस में मैं जब भी आऊँगा तो मैं आपको उन चीज़ों को पहले क्लियर करूँगा। तो आप अपने डाउट्स को प्लीज जरूर लिखिए। एंड आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। मैं पूरा आगे बढ़ता हूँ।
चलिए, तो स्क्रिप्ट तक हम पहुंच चुके थे, स्क्रिप्ट से आगे आते हैं। मैंने क्या देखा था? लैंग्वेज में हमने क्या देखा? लैंग्वेज में हमने स्क्रिप्ट के बारे में देखा। स्क्रिप्ट क्या है? तो मैंने कहा स्क्रिप्ट क्या होता है? राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज, राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज, राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को लिखने का जो स्टाइल होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट, जिसे आप हिंदी में कहते हो लिपि। और इंग्लिश लैंग्वेज के स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो इसकी स्क्रिप्ट क्या है? रोमन स्क्रिप्ट है। ओके, उसके बाद हम आगे आते हैं। और हाँ, एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है, और इन स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने 26 लेटर्स को तैयार किया। हमने 26 लेटर्स को तैयार किया, और ये लेटर्स 26 जो लेटर्स है ना, वही क्या कहलाते हैं? वही कहलाते हैं अल्फाबेट्स। वही क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट। और ध्यान देंगे, अल्फाबेट जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? वर्णमाला। जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? वर्णमाला। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना, हिंदी में वर्णमाला की अगर संख्या मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे सर हिंदी में वर्णमाला की जो संख्या होती है ना, वो होता है 52। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश में अल्फाबेट की, तो इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। और इन्हीं अल्फाबेट्स को ध्यान दीजिएगा, इन्हीं अल्फाबेट्स को हमने क्या किया? हमने दो भागों में बांटा। हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। एक को हमने कहा वॉवल्स, और दूसरे को हमने क्या कहा? कॉन्सोनेंट्स। दूसरे को हमने क्या कहा? कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि आपको पता होगा, वॉवल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। अगर मैं बात करूं वॉवल्स की, तो वॉवल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। और अगर मैं बात करूं कॉन्सोनेंट्स की, तो हिंदी में उसे कहते हैं व्यंजन। हिंदी में से क्या कहते हैं? व्यंजन। यहां पे मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सभी से, आप सभी स्टूडेंट से, कि बच्चों मुझे आप ये बताओ कि हिंदी में वॉवल्स की संख्या कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी में वॉवल्स की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर हिंदी में वॉवल्स की संख्या 11। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, और इंग्लिश में अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं, तो अल्फाबेट्स को मैंने दो भागों में बांटा। एक हमारा था वॉवल्स, दूसरा हमारा कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल्स की जो संख्या है ना, वो कितनी है? वो है 5। वो है कितनी? वो कितनी है बाबू? वो है 5। अगर मैं बात करूं कॉन्सोनेंट्स की, तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है? 21। कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21। अगर मैं बात करूं वॉवल्स में, जो 5 वॉवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता होगा A, E, I, O, U। ये जो 5 लेटर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये 5 लेटर्स क्या है? यही 5 लेटर्स आपके जो है वो वॉवल्स हैं। बाकी जो रेस्ट बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स में क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, F हो जाएगा, G हो जाएगा। इस तरह से बाकी के लेटर सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। एंड आई होप आपको यहां तक चीज समझ में आ गई हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट्स करें, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। मैं कतई जीरो से स्टार्ट किया हूं, और जल्दी मैं आने वाला हूं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। ये टॉपिक पे मैं जल्दी आने वाला हूं, लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले हमें बेसिक्स के थ्रू गुजरना था, जो हम गुजर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि समुद्र में आप तभी तैर पाओगे जब आप नदी में तैर चुके हो, और नदी में आप तभी तैर पाओगे जब आप पोखर तालाब में तैर चुके हो। तो मेरे कहने का मतलब है, टॉपिक आपको कोई भी तभी समझ में आएगी जब आप उसके फंडामेंटल्स को देख चुके हो। तो फंडामेंटल्स हमें स्ट्रॉन्ग करना है। फंडामेंटल्स आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, आप उतना आगे बढ़ोगे, आप उतना अटैच पे जाओ। तो फंडामेंटल्स को आपको मजबूत करना ही होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं थोड़ा सा अपनी बात को क्या करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और हाँ, कुछ बातें हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी करते हैं। वो क्या है ना कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा अंतर होता है। जब ऑफलाइन क्लास चल रही होती है तो क्या होता है, बच्चे सामने होते हैं और वो मुझे देखते हैं,
मैं बच्चों को देखता हूँ, बच्चे हमारी भावनाओं को समझते हैं और बच्चों को देखने के बाद एक टीचर को ये लग जाता है कि क्या उस बच्चे को प्रॉपर्ली समझ में चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है। बट यहाँ पे तो आप लोग हो नहीं ना, यहाँ पे तो आप लोग हो नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि आप सारे बच्चे मेरे सामने हो और उतने ही जोश और जुनून के साथ आपको यहाँ पे पढ़नी है जितने जोश और जुनून के साथ आप क्लास में ऑफलाइन पढ़ते हो। तो आप अपने जुनून और जोश को बरकरार रखिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा स्टार्ट, अभी तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रॉपर टॉपिक पे आऊंगा। और मैं आपको बता दूं ये जो मेरी क्लास है वो किस लेवल तक की है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चे बीएससी बोर्ड के हैं, अगर कोई बच्चे बीएससी बोर्ड है तो 11th एंड 12th ये दोनों कवर होगा, क्योंकि ग्रामर तो 11th 12th में कॉमन होता है। ग्रामर के लिए तो क्लास 11th 12th की जरूरत तो होगी नहीं, सिंपली आप समझो बीएससी बोर्ड के बच्चे। सीबीएसई में मैं आपको अगर सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में क्लास 12th में तो ग्रामर तो है ही नहीं, 10th में ग्रामर है। तो 10th के बच्चों के लिए ये बैच मतलब ये क्लास बेनिफिशियल फ्रूटफुल होगी, बेनिफिशियल कह लो या फ्रूटफुल कह लो, तो फ्रूटफुल होगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि आगे जिन बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करनी है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई भी कंपटीशन का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो ये जो क्लास है ना, ये जो मेरी क्लास होगी और ये लगातार होगी, वीडियोस आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका क्लास मिस ना हो। तो जो बच्चे भी क्लास देख रहे होंगे तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे एक नोटिफिकेशन का एक बेल आइकन होगा, आप उस बेल आइकन को आप क्या करो, प्रेस करो, ताकि वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। खैर मैंने कहा बीएससी बोर्ड, सीबीएसई की अगर हम बात करें तो सीबीएसई की अगर हम बात करें तो क्लास 10 में जो ग्रामर आता है वो ग्रामर तो ऑलरेडी कवर हो ही जाएगा। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये क्लास है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास का फायदा ले सकते हैं। सो खैर हम आगे अपनी बातों पे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने लेटर्स के बारे में देखा। लेटर्स को हमने दो भागों में बांटा, एक हमारा वॉवेल्स, दूसरा हमारा कॉन्सोनेंट्स। अब ध्यान दीजिए, मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कार्ड, CAR कार्ड। आप मुझे बताइएगा ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड है ना, क्या ये वर्ड है? क्या ये वर्ड है? आप बोलोगे यस सर ये वर्ड है, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ मीनिंग आते हैं, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग आता है। जैसे मैंने लिखा मैंगो, MANGO मैंगो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये वर्ड है तो आप बोलोगे यस सर ये वर्ड है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये आपने क्या लिखा, सर ये आपने क्या लिखा, मुझे तो ये समझ में आ रही है, ये तो मैंगो है जिसका मतलब होता है आम, जो आप सभी को पसंद होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ANMGO, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या है। तो क्या आप इसे वर्ड बोलोगे? क्या आप इसे वर्ड बोलोगे? आप बोलोगे नहीं सर मैं इसे वर्ड नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये वर्ड नहीं है। अरे वर्ड तो वो होता है जिसका एक मीनिंग आता हो, अगर मीनिंग ही नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मीनिंग ही नहीं आएगा तो कभी भी वर्ड वो नहीं बनेगा। तो वर्ड तभी होगा जब उसका एक मीनिंग आएगा। तो और ये वर्ड जरा गौर से देखिएगा, ये इस वर्ड को गौर से देखिएगा ये वर्ड एक्चुअली बना कैसे है। तो आप बोलोगे सर ये जो वर्ड है ना ये बना है सी से, ये बना किससे हो, सी से, ये बना है ए से और ये बना है आर से। यानी हमने सी लेटर का इस्तेमाल किया, हमने ए लेटर का इस्तेमाल किया और हमने आर लेटर का इस्तेमाल किया। यानी यहां से हमें एक चीज पता चला कि ये जो वर्ड है ना, ये जो प्यारा सा वर्ड है, ये वर्ड बना कैसे है। तो लेटर्स को जब हमने आपस में मिलाया, एक लेटर्स को एक सिस्टमैटिक वे में हमने जब इसे मिलाया, प्रॉपर ऑर्डर में हमने इसे मिलाया, तो एक वर्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला
कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम लेटर्स को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जब हम लेटर्स को आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद अगर उसका एक मीनिंग आता हो, तभी जाकर वो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। तभी जाकर वो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। तो हमने देखा लेटर्स जब आपस में मिलते हैं और एक मीनिंग आता है तो वो क्या बन जाता है, एक्चुअली वो हमारा बनता है वर्ड। यानी लेटर से ही क्या बनता है, वर्ड। और वर्ड वही होगा, याद रखिएगा, वर्ड वही होगा जिसका एक क्या होगा, मीनिंग होगा। अगर कोई वर्ड आपने कुछ भी बना लिया, आप बोलोगे सर ये बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे ये क्या है, आप बोलेंगे सर रेस। तो रेस का मतलब होता है दौड़। अब इसका तो एक मीनिंग आ रहा है, और अगर इसका मीनिंग आ रहा है तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं AREC ये क्या है, तो ये तो वर्ड दिख रहा है कि वर्ड है, लेकिन क्या इसका एक मीनिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वर्ड तभी होगा जब इसका एक मीनिंग आएगा। अगर मीनिंग नहीं आएगा तो वर्ड होगा नहीं। तो हमने क्या देखा, लेटर्स से हम कहां गए, वर्ड। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, यहां से हमारी दुनिया थोड़ी अलग होगी और एक नई दुनिया में हम एंट्री लेने वाले हैं, और उस नई दुनिया का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस नई दुनिया का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो वर्ड है, दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स को हमारे जो ग्रामेरियन है, जिन्होंने ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जिसने बनाया है, उन लोगों ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। उन लोगों ने उसे 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उन लोगों ने क्या किया, जितने भी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स को 8 कैटेगरीज यानी 8 भागों में उन्होंने क्या किया, उसे डिवाइड किया। और प्रत्येक कैटेगरी क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, जिसका नाम उन लोगों ने क्या दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जिसे हिंदी में कहते हैं शब्द भेद कहते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आखिर वो सारे मतलब उन लोगों ने, किन लोगों ने, ग्रामेरियन ने, उन लोगों ने वर्ड्स को 8 भागों में क्यों बांटा? आखिर उन्हें बांटने की नौबत क्यों आई, क्यों उन लोगों ने बांटा होगा? तो जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि इतने वर्ड्स है दुनिया में, इतने वर्ड्स हैं इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, क्या सारे वर्ड्स को पढ़ पाना संभव है? क्या सारे वर्ड्स के मीनिंग को याद कर पाना या उसके प्रॉपर्टीज को याद कर पाना क्या संभव है? प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ग्रामेरियन को दिक्कतें स्टार्टिंग में आनी शुरू हो गई। उन लोगों ने सोचा काफी दिक्कत हो रही है, क्यों ना हम इसे क्या करें, इन सारे वर्ड्स को जितने भी वर्ड्स हैं उसके लिए उन्होंने 8 यानी 8 कैटेगरीज में उन लोगों ने सारे वर्ड्स को क्या किया, डिवाइड किया। कुछ वर्ड्स को उन लोगों ने कहा ये नाउन है, जो लोग मतलब नाउन की प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, ठीक है, जो यानी वे वर्ड्स जो नाउन की प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे। कुछ वर्ड्स को उन लोगों ने क्या किया, प्रोनाउन के कैटेगरी में डाला। कुछ वर्ड्स को उन लोगों ने वर्ब की कैटेगरी में डाला। कुछ वर्ड्स को उन लोगों ने एडजेक्टिव की कैटेगरी में डाला। कुछ वर्ड्स को उन लोगों ने एडवर्ब की कैटेगरी में डाला। कुछ वर्ड्स को उन लोगों ने प्रीपोजिशन कहा, कुछ को उन लोगों ने कंजंक्शन कहा और कुछ को उन लोगों ने क्या कहा, इंटरजेक्शन कहा। तो आपको चीजें समझने को आ रही है ना? समझ में अगर आएगी तो प्लीज आप वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि जिससे क्या हो ना कि जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन बना होता है, आप लोगों का प्यार चाहिए, बस प्यार देते रहिए। क्लास लेता रहूंगा और इस ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल, ये जो क्लासेस जो मैं ले रहा हूँ, मैं आपको बता दूं ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल दलसिंह सराय का एक सबसे यूनिक कह सकते हैं, सबसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे सारी टीचर्स मिलकर, खासकर अभी तो कोविड चल रहा है ना, कोविड-19 का दौर है और इस समय क्या है ना कि सारी क्लासेस ऑफलाइन बैच खासकर बंद है, तो सारे टीचर्स आएंगे और ऑनलाइन क्लास लेंगे। तो बस आप जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियोस शेयर कीजिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं, ज्ञान टॉपर्स
ट्यूटोरियल। ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल। आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, वहां भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या देखा कि जितने भी वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स को 8 भागों में, 8 कैटेगरीज में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, बांटा गया, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हमने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था, यानी मंजिल तो मिल चुकी है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में जो टॉपिक था वो क्या था, वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यानी कोई सेंटेंस अगर आपको दिया जाए और सेंटेंस में कहा जाएगा इस सेंटेंस का ऑपरेशन करो, तो कैसे करोगे, ऑपरेशन अच्छा पोस्टमार्टम करो, पोस्टमार्टम कैसे करोगे। अच्छा कभी देखो पोस्टमार्टम मतलब कैसे किया जाता है, मतलब पता है आपको, पूरी मतलब बड़ी को चीर फाड़ मतलब पूरा बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं सेंटेंस का पोस्टमार्टम करूंगा, मतलब सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस किस चीज से बना है, सेंटेंस में नाउन कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस से प्रोनाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सेंटेंस में एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस में प्रीपोजिशंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। इन सारी बातों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाएगा तो हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे, और वो टॉपिक अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले तो आप इन चीजों को कंप्लीट करें। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। एक प्यारा सा हेडिंग आप अपने कॉपी में डाल दीजिए, एक प्यारा सा हेडिंग डाल दीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। तो बहुत एक प्यारा सा हेडिंग डालूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, और जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं शब्द भेद। क्या कहते हैं इसे, शब्द भेद। ओके, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं वो बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो आपका प्यारा सा जवाब होगा सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले तो हम नाउन लेंगे, नाउन। तो चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, और मैं सबसे पहले क्या लेता हूं, नाउन। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, नाउन। और मुझे अब समझना है, देखिए मैंने लिखा नाउन, अभी नाउन टॉपिक तो स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा होगा कि सर अभी नाउन पढ़ाएंगे, तो नाउन ऐसा होने वाला नहीं है बाबू। नाउन एक प्रॉपर टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा जो काफी लंबी क्लास होगी, काफी लंबी 20-22 घंटे की क्लास होगी मेरी नाउन की, काफी लंबी क्लास होगी। तो अभी मैं बस ये लिखना चाह रहा हूं कि टॉपिक जरा समझ लो, टॉपिक है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। मैं आपसे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में है कितने एडजस्ट मैंने बताया था कि जो हमारे ग्रामेरियन है ना, उन लोगों ने क्या किया, पार्ट्स ऑफ, उन लोगों ने वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, 8 में कौन कौन आता है, पहला आएगा नाउन, दूसरा आएगा प्रोनाउन, फिर आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, फिर आपका हो जाएगा वर्ब, फिर हो जाएगा प्रीपोजिशन, फिर होगा कंजंक्शन, और फिर क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो क्या लिया है, नाउन। वो हमने क्या लिया है, नाउन लिया है। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है वो लिया है नाउन। तो क्या मैं स्टार्ट करूं या मैं इसे अगली क्लास के लिए रखूं, क्या मैं स्टार्ट करूं या मैं इसे अगली क्लास के लिए रखूं। तो ऐसा करते हैं, इसे मैं पढ़ाऊंगा कल, मतलब आने वाला कल। जल्दी मैं आप लोगों के बीच आऊंगा, फिर जल्दी मैं आप लोगों के बीच आऊंगा। तो अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। अभी तक जो मैंने पढ़ाया आप एक बार उसे आप देख लीजिएगा, जो स्टार्टिंग की चीजें है ना, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तक का सफर हम लोगों ने कैसे तय किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तक का सफर हम लोगों ने कैसे तय किया। हमने देखा लैंग्वेज के बाद हमने देखा स्क्रिप्ट क्या होता है, सिंबल्स के बारे में हमने जाना कि लैंग्वेज को सीखने सिखाने के 4 कौशल होते हैं। पहला कौशल था लिसनिंग, दूसरा था आपका स्पीकिंग,
तीसरा था आपका रीडिंग और चौथा कौशल था आपका राइटिंग। ये 4 कौशल अगर आप डेवलप नहीं करोगे तो कभी भी लैंग्वेज सीख नहीं पाओगे, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या उर्दू हो या कोई भी लैंग्वेज हो। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के ये 4 कौशल है, ये 4 स्किल्स हैं जो आपको मेंटेन तो करना ही करना है, जो आपको अपने अंदर डेवलप तो करना ही होगा। अगर ये इनमें से एक भी स्किल, इन 4 स्किल में से एक भी स्किल अगर आप स्किल्स को अगर आप डेवलप नहीं करते हो, कभी भी लैंग्वेज आप सीख नहीं पाओगे। तो आपको अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना होगा। तो गाइस, क्लास को ऑफ करने से पहले मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। आपको पता है ना, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, महाभारत का जब युद्ध हुआ था या होने वाला था, उससे पहले अर्जुन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और सब लोगों ने सुना होगा महाभारत में अर्जुन के बारे में। तो अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाते हैं, मतलब महाभारत का युद्ध होने से पहले अर्जुन जाते हैं श्री कृष्ण के पास और कहते हैं, कान्हा मुझे आपकी मदद चाहिए। अर्जुन कहते हैं, कान्हा मुझे आपकी मदद चाहिए। तो कान्हा बोलते हैं, ठीक है, क्या मदद चाहिए? तो कान्हा जो है, यानी जो भगवान श्री कृष्ण है ना, उन्होंने अर्जुन के सामने 2 ऑप्शंस दिए। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए, 2 विकल्प मिला अर्जुन को। पहला विकल्प उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम हमारी नारायणी सेना को ले जाओ। नारायणी सेना बहुत ही पावरफुल है, युद्ध में उसका टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। तो या तो तुम नारायणी सेना को ले जाओ, और दूसरा ऑप्शन कि तुम मुझे ले चलो। या तो तुम मुझे ले चलो या फिर तुम मेरी नारायणी सेना को ले चलो। लेकिन तो अर्जुन ने बहुत ही सोच समझकर एक फैसला लिया। अर्जुन ने कहा, अर्जुन का पता है अर्जुन का जवाब क्या था? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना, उसने नारायणी सेना को नहीं चुना। तो भगवान श्री कृष्ण का एक कंडीशन